नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस लंबा सफर तय करके आज पहुंची है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी वो जिला जो गोला गोकरण नाथ के नाम से जाना जाता है और ये कहा जाता है कि हर लखीमपुर वासियों पर गोला गोकरण नाथ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। बात अगर लखीमपुर खीरी जिले की करें तो ये नेशनल पार्क दुधवा इसके नाम से जाना जाता है पूरे भारत भर के अंदर। लेकिन लखीमपुर की सियासत हमेशा से गर्म रही है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर क्लीन स्वीप की, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी पार्टियां दम ठोक रही हैं और सबका यह कहना है कि जीत उनकी तय है। लेकिन वो मुद्दे क्या कुछ होंगे जो जनता के सामने ये तमाम प्रतिनिधि लेकर जाएंगे, आज हम ये जानेंगे और ये जानेंगे कि लखीमपुर खीरी का आखिर सियासी माहौल क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस एक लंबा सफर तय करके पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी। वो लखीमपुर जो पहले लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला। लेकिन यहां पर बुनियादी सुविधाएं कितनी हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मीडिया की सुर्खियों में लगातार लखीमपुर खीरी रहा था, आखिर उस पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब क्या होगा। तमाम बड़े पैनल के लोग हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुनील सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से शशांक यादव हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे प्रहलाद पटेल जी, बीएसपी से तनवीर हजारी जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी से वालिम खान जी हमारे साथ मौजूद है और एमआईएम से शोहेब गाजी जी हमारे साथ बहुत मौजूद है। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ करूंगी। सुनील सिंह जी, 8 विधानसभा है, 8 ही आपके पास है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लखीमपुर खीरी मीडिया की सुर्खियों में रहा था, कैसे नैया पार लगाएंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने 2017 में 8 सीटें जीती थी, पुनः 2022 में भारी से भारी बहुमत से 8 सीटें अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे। ठीक है, इसका जवाब मुझे लगता है समाजवादी से ले लेना चाहिए। सर, जवाब दीजिए। 2012 में या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है वो भी एक इतिहास है, और जो काम समाजवादी पार्टी ने किए वो आप अभी तक पूरे नहीं करवा पाए। एक उदाहरण है, लखीमपुर को सीतापुर से 4 लेन से जोड़ा गया, सारा पैसा दे दिया गया, लेकिन आज भी अभी हरगांव का फ्लाईओवर 5 साल बाद भी नहीं बन पाया, जबकि सारा पैसा उसका दे दिया गया था। ओएल के पास ट्रामा सेंटर बना हुआ, 200 बेड का अखिलेश जी बना के चले गए थे। जक्सड़ का जो इन्होंने टेम्परेरी कोविड का जो बनाया हुआ है वो हॉस्पिटल अभी तक वो बच्चियों के लिए था कि जो अंधी बच्चियां हैं या विकलांग बच्चियां हैं उनके लिए स्कूल खुलना था। आज तक वो बिल्डिंग बनी खड़ी है, 5 साल हो गए, कहीं। ठीक है, मुझे लगता है इन सभी बातों का जवाब मैं जरूर लूंगी सुनील जी से, लेकिन एक बार प्रहलाद पटेल के पास जाते हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 8 की 8 सीटें हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार आप लोग सेंध लगा पाएंगे एक भी सीट पर। जी, हम पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश की धरती पर सत्ता में नहीं हैं। उससे पहले जो भी देखा जा सकता, लखीमपुर खीरी में जो भी किसानों को लेकर के विकास किया वो कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहा है। चाहे शारदा बैराज हो, चाहे चीनी मिलें हों, चाहे ये अस्पताल हों, जो भी दिखाई दे रहा है सरकारी संस्थाएं सब कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई हुई सरकारें हैं। इस 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चीज़ नहीं बनाई, नहीं जो बनाई है वो आप सब देख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब एक बार वालिम खान जी से ले लेती हूँ। वालिम खान जी, दावे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों का ध्यान जो है वो ज्यादा पंजाब में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी इतना आते हुए ना तो दिखाई देते हैं, ना तो मौजूद दिखाई देते हैं आपके नेता। देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 4 से 5 सालों से आदरणीय संजय सिंह जी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां संजय सिंह जी की जनसभा ना हुई हो, जहां उन्होंने मीटिंगें ना की हो। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी 3 से 4 जनसभाएं उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी, मेरा यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेगी उसमें से बहुत सी सीटों पे चुनाव जीतेंगे और बहुत सी सीटों मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा है। एक सवाल मैं शोएब जी से लेना चाहूंगा, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। शोएब, किन मुद्दों को लेकर आप लखीमपुर खीरी की जनता के पास जाएंगे? आपके अहम मुद्दे क्या कुछ रहेंगे?
हमारी पार्टी MIM के सबसे पहला मुद्दा है लखीमपुर खीरी में, कस्बा खीरी में एक डिग्री कॉलेज को देना। कस्बा खीरी में आज़ादी के 70 साल बाद एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सर प्लीज पहले मास्क ठीक से लगाइए, प्लीज रिक्वेस्ट, आप बताइए। कस्बा खीरी में एक भी डिग्री कॉलेज आज़ादी के 70 साल बाद नहीं है। ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी रही है। जो 25 साल यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक रहा, कस्बा खीरी से पूरा 25,000 वोट लेकर जाता है, लेकिन कस्बा खीरी में कभी झांकने नहीं गए वो लोग। कस्बा खीरी का विकास सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। शशांक जी के पास में लौटूंगा। शशांक जी, आज तो अखिलेश यादव जी ने हाथ में अन्न लेकर ये कसम खा ली है कि वो इस बार बीजेपी को हरा कर रहेंगे। कॉन्फिडेंस तो आपका जरूर बढ़ा होगा। निश्चित रूप से, और वो अन्न का कसम इसलिए कि लखीमपुर का एक विशेष महत्व हो गया। तिकुनिया की घटना से 4 किसानों को रौंदा गया, एक पत्रकार की हत्या की गई। तो वो तो एक संकल्प, समाजवादी पार्टी पहले भी खेती किसानी की पार्टी रही है और इस घटना के बाद से हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लिहाजा इसीलिए अन्न का संकल्प लिया गया। शशांक जी, मुझे ना एक बात से बड़ी दिक्कत है। जब से ये तिकुनिया की घटना हुई है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, विपक्षी जितने भी हैं, आप लोग सिर्फ 4 लोगों का जिक्र करते हैं। सर 8 लोगों की मौत हुई थी, बाकी 4 का जिक्र क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव लखीमपुर तो आते हैं, लेकिन 4 लोगों के घर जाते हैं, बाकी 4 के घर नहीं जाते, ऐसा क्यों? आपने बहुत सही सवाल किया है। और जब हम 4 लोगों की बात करते हैं तो हम 4 किसानों की बात करते हैं। हम केवल 4 की बात नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 4 बाकी भी जो 4 मरे थे सर, इंसान ही तो थे ना, जिनकी मौत हुई थी उनके इंसान ही तो थे ना। इंसानियत के तौर पर चले जाते, एक जिम्मेदार नेता है ना आपके अखिलेश यादव। इंसानियत के तौर पे जो 3 हुई, उनकी भी एक हमें हमेशा दुख रहा। ऐसी बात नहीं है, उसको हम लोगों ने कहा भी। दुख दिखाई तो नहीं देता, ना ट्विटर पे दिखाई देता, ना जमीन स्तर पे दिखाई देता आपका। इशू कौन सा इम्पोर्टेंट है? सर मैं तो आपसे इशू जानना चाह रही हूँ ना, कि आप लोग राजनीति करते हैं इस मामले में। इसलिए चूंकि सवाल पे सवाल आप कर रही हो, ठीक है सर, जवाब दीजिए, मैं आपको समय देती हूँ, जवाब दीजिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि वहां पर घटना की शुरुआत जो हुई, वो शुरुआत हुई किसानों के रौंदे जाने के बाद। और जो बात की घटनाएं हुई, जो 3 लोगों की जो हत्या हो रही है, वो प्रतिक्रिया में हो रही है। प्रतिक्रिया की हत्या को आप एक दुर्घटना मान सकते हैं, दुख जाहिर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दे रही है सर, आपको सिर्फ एक तस्वीर। पीट कर हत्या कर देते हैं तो ये फिर कहां से आप सहरा सकते हैं? हत्या रहेगी। अगर अखिलेश यादव जी आते हैं लखीमपुर में, तो कम से कम उनका भी तो दायित्व है ना, नैतिकता के आधार पर, कि उनके भी परिवार से मिले। वो भी लखीमपुर खीरी और आसपास के जिले के लोग हैं। प्राथमिकता की बात है कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। घटना का मूल क्या था? घटना का मूल हुआ था किसानों की हत्या। अगर किसानों की हत्या न होती तो प्रतिक्रिया में वो हत्या न होती। तो सर साफ सीधा कहिए ना शशांक जी, कि आप लोगों की प्राथमिकता सिर्फ ये थी कि इस मामले पर राजनीति करनी है, और यही वजह थी कि 4 किसानों के घर आप लोग गए। ठीक है, मुझे लगता है सुनील सिंह जवाब देंगे। सुनील सिंह जी जवाब दीजिए। 4 किसानों के घर पे जाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन बाकियों के घर नहीं जाते। जवाब आप सुनील नहीं सर, मैं सुनील सिंह जी से जवाब तो ले लेती हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं सर किसी पार्टी की नहीं, मैं पत्रकार हूँ। मेरा काम सर सवाल पूछना है, मेरी भूमिका मत बदलिए सर। जवाब दीजिए सर। जो तिकोनिया में घटना हुई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमारी सरकार ने SIT का गठन किया, तुरंत जांच शुरू की, और जो मुआवजे के रूप में 45 लाख रुपए दिए गए, सभी 8 लोगों को दिए गए। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। शशांक जी, आप इनके जवाब से कितना सहमत हैं? जवाब क्या, उन्होंने एक तथ्य रखा है, कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने 8 लोगों को दिया है, वो बात सही है। उन्होंने जो तथ्य है, वो तथ्य तो सही रहेगा, तथ्य थोड़ी बदल जाएंगे। तथ्य नहीं बदलेगा, लेकिन फिर आपका प्रोस्पेक्टस क्या है इस पूरी घटना को लेकर? पूरी घटना देखिए, इस पूरी घटना का प्रोस्पेक्टस ये है, जो भी शासन प्रशासन होता है, कोई भी घटना होगी, जिम्मेदार हमेशा शासन प्रशासन होगा। और उस कोई भी घटना होगी, उसमें आपको मूल कारण पे जाना पड़ता है कि किसी घटना। दोहरा मापदंड हम कैसे लेकर चल सकते हैं? वहां पर घटना हुई, दोनों घटनाएं निंदनीय हैं। सुनिए, अगर आप सुनना चाहते तो सुनिए। मैं भी एक एडवोकेट हूं जी, और ज्यूरिस्प्रूडेंस सीधे सीधे कहता है कि मोटिव क्या था, और घटना के मोटिव से किसी भी अपराध की परिणति निकाली जाती। इसीलिए सेल्फ डिफेंस का कंसेप्ट रखा गया, इसीलिए तमाम तरह के जो डिफेंसेस दिए गए। यहां पर हमें दुख है, 3 लोग और जो मरे, उसका पूरा दुख है, लेकिन वो शुरुआत कहां से हो रही? तो अखिलेश जी मिलने क्यों नहीं गए सर फिर? अखिलेश जी मिलने क्यों नहीं गए सर फिर? उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? ठीक है शशांक जी, एक बार मैं अब तनवीर हाजरी जी के पास जाती हूँ। तनवीर जी, लखीमपुर खीरी का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब भी लखीमपुर खीरी का जिक्र होता है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। जो लखीमपुर में घटना हुई, सिर्फ उसका जिक्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है क्या 2017 के बाद से? ऐसा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ता। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और आप लोगों को मालूम होगा कि 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बार 4.5 महीने के लिए, एक बार 6 महीने के लिए, एक बार 15 महीने के लिए, और 2007 में सर्व समाज के सहयोग से
पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के लिए बनी। विकास के मुद्दे पर आप सब लोग खड़े हैं, बता देंगे अगर विकास हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, चाहे वो अम्बेडकर गांव में हो जो रोडें बनती थी, माइक ढंग से पकड़िए, आवाज नहीं आ पा रही है जी। चाहे वो अम्बेडकर गांव चयनित होता था, उसमें विकास होता था, उसमें सर्व समाज के लोग रहते थे, जितना विकास होता था सारे समाज के लिए होता था। आज इस सरकार में 5 किलो राशन दिया जाता है। हमारी बहन जी की सरकार में 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पट्टा के रूप में गरीबों को बांट दी गई। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ जाती हूँ सुनील जी के पास। सुनील जी, मुझे ये बताइए, मायावती जी ने जो है प्रचार की जब शुरुआत की तो रोजगार के मुद्दे के साथ की, क्या इसकी काट है आपके पास? क्या जनता को आप ये बता पाएंगे कि आपने 5 साल में कितना रोजगार दिया? 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में लगभग 50 लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने का काम भी हमारी सरकार ने सुनील जी, किया एक ट्वीट आज अखिलेश यादव ने किया है। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने यह जिक्र किया है कि इस बार बीजेपी जाने वाली है। आज ही का वो ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन और बाकी है। तो क्या वाकई ऐसा है? हम पुनः, आपने देखा 2014 में भी हम जीते, 2017 में भी जीते, 2019 में भी जीते और 2024 में भी 300 से ज्यादा सीटें। कॉन्फिडेंस है सर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अपने हमारी जो कार्यकर्ताओं की फौज है, जो बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके दम पे हम पूरा चुनाव लेकिन जीतेंगे। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है, अगर आप लोग, तो आपके सर मंत्री तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि देखिए, किसानों को जिसने परेशान किया उसका जो है सफाया होना तय है। जो लोग मंत्री गए हैं, 1-2 मंत्री, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में मंत्री थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा, परनौला से चुनाव हार गए। मुझे लगता है मुझे लगता है सर, आपको एक बार लिस्ट चेक करनी चाहिए। 8 तो मैं आपको गिना दूंगी सर, 3 तो बड़े बहुत लंबी लिस्ट है सर, बहुत लंबी लिस्ट है पार्टी लिस्ट की। तो बहुत लंबी है सर, और लिस्ट तो बहुत लंबी है। दूसरी तरफ मेरी 3 आपके मंत्री अगर छोटे हैं पार्टी, सर चुनाव से पहले 3 मंत्री अगर आपके पार्टी छोड़ते हो और आप अगर विचार इस पर नहीं करते हैं तो फिर ये तो सुनिए मेरी बात। आप गिना दीजिए 8 मंत्रियों के नाम। हमने 3 मंत्री बता रहे हैं, आप गिना 3 मंत्री तो मैं ऐसे गिना दूं, धर्मपाल सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य। सर मैंने 3 मंत्रियों की बात की, बाकी तो आपके विधायक हैं। नहीं, तो आपने मंत्रियों की बात की, 3 मंत्रियों की बात की। सर आप विधायक बात करिए, आपने मंत्री की बात की। नहीं सर, आपने सर मैं पत्रकार हूँ सर, मैं पत्रकार मैं भी वकील हूँ, मैं पार्टी की नेता नहीं हूँ। मुझसे सवाल मत कीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, आपके तो 3 मंत्री थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है हमारे परिवार की, उस पर तो जवाब दीजिए सर। सुनील जी, एक सवाल और भी ले लीजिएगा। यहाँ के भी एक विधायक है, शायद वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन संभाला है। वो उससे पहले 1991 में उनकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। वो जान गए उनके टिकट का क्या होने वाला है, इसलिए भाग खड़े हुए। 91 से शुरुआत, लंबा कैरियर बीजेपी के साथ, फिर क्यों छोड़ा ना सर? सवाल ये है। बीच में बसपा में रहे, इधर रहे, उधर रहे। अभी 2017 में आए थे और उनको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संतुष्ट है, पार्टी असंतुष्ट है, इसलिए उन्होंने इसका दामन। कोई आपने इसको लेकर होमवर्क तो किया होगा ना कि आपके इतने नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं सर? कोई तो वजह होगी इसके पीछे। क्या सिर्फ टिकट कटरिंग या फिर निजी स्वार्थ आप हवाला देंगे? नेता के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतते हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? पूरे कॉन्फिडेंस में है, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कह रहे हैं। देखिए, अभी दोनों एक पीछे एक और जवाब दिया था सुनील भाई ने, उससे जोड़े बिना ये सब इस उत्तर का सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। बेरोजगारी की बात हुई थी, 4.5 लाख नौकरी देने की बात करी थी और 50, शायद मेरे ख्याल 50 ही संख्या बोले थे कि वो 50 लाख 1 डिस्ट्रिक्ट लाख अब बोला है, पहले आपने शायद 85 कहा था। सर माइक पे। लेकिन मेरा ये कहना है, लखीमपुर खीरी का मैं बता रहा हूँ, परसों ही मेरे पास लखीमपुर जनपद के बीटीसी बीएड के लड़के आए, बेचारे 17, 18, 19, 20 के बैच के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नियुक्ति नहीं करी। आपने जो भी नियुक्ति करी है, जो 1,37,000 जो शिक्षा मित्र निकाले गए थे, खाली उनको आपने रिप्लेस किया। उसमें से भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के साथ जो नाइंसाफी हुई, उसी का नतीजा है कि लड़कों पे कम से कम 100 बार लाठियां चली हैं। गर्भवती जो लड़कियां हैं उनको तक के लाठियां चली हैं। अभी भी 23,000 नौकरियां उसकी रखी हुई हैं। सवाल ये मुद्दे लेके तमाम सवाल है जो इसी से जुड़े हुए सारे जो यूथ के जो रोज मैटर जो हैं, आज की तारीख में मेरा सिर्फ इतना कहना है,
जितने ये मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं ये उन्हीं बेरोजगार नौजवानों का दबाव था जिसको उन्होंने तो महसूस फिर कर लिया। 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? फिर सवाल तो नहीं, सर नहीं, ये भी आ जाता है ना। नहीं, ये तो आप चुनाव है, चुनाव के ऐन वक्त पे आप इस्तीफा दे देते हैं, फिर आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि आपने दलितों शोषितों को लेकर बातचीत की। विनय जी, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने एक अपनी राय दी। आपकी राय पर ही तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना सर। मेरी जो राय है, मैं राय तो एक ही बार बनाऊंगा ना, बार बार थोड़ी बनाऊंगा। मेरी ये राय है कि मेरा अपना ये मानना है कि ये इन लड़कों का दबाव था जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन की जो दबाव बना रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन वापस की जाए, इन चीजों को लेकर एक सवाल सर, क्या आप इनको अवसरवादी नहीं कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लंबी लिस्ट जो है। नहीं सर, अवसरवादी तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी के पास एक बहुत शानदार लॉन्ड्री है। सारे सवालों के साथ जाऊंगी, बहुत शानदार लॉन्ड्री है। जब ये लोग आए थे मैं लौटती हूं आपके पास सर, और भी गेस्ट हैं। शोएब गाजी के पास जाऊंगी। शोएब गाजी जी, मुझे बताइए, ओवैसी जी आज ये कहते हैं कि जब कोविड का वक्त था उस वक्त योगी आदित्यनाथ गायब थे। ये बताइए सर, कोविड के वक्त में ओवैसी जी कहाँ थे? ओवैसी जी कहाँ थे, यह सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। ओवैसी जी ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों को फ्री में 2 महीना तक राशन दिया है। 2.5 लाख लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आए थे? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अंदर आकर सर ओवैसी जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गायब थे, वो योगी सरकार पर कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं बेवकूफी भरा सवाल पूछ रही हूँ। सर जो अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो सर यूपी की बात करेंगे ना, हैदराबाद की थोड़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है ना, तो सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा। ओवैसी जी से जाके सवाल करें सर, ये बता दीजिए, जाके सवाल ओवैसी जी से करें कि आप सर उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल मैडम, लेकिन ओवैसी जी से सवाल करना है तो हैदराबाद में ओवैसी जी वहाँ के सांसद हैं। आप हैदराबाद क्यों पहुंचते हैं? चुनाव आप उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं अपना। जी बिल्कुल। तो सवाल तो आपसे यूपी को लेकर भी पूछा जाएगा ना कि यूपी के अंदर वो उनके नुमाइंदे क्यों नहीं दिखे? कौन कहता है नहीं दिखे? हम लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में हमारा संगठन दिन रात मेहनत करके गरीबों के वहाँ राशन पहुंचाया। अच्छा ये बताइए ओवैसी जी कहाँ थे? मुझे बस ये बताइए, हमने 2 साल 3 साल हो गए हम कोरोना की वेव झेल रहे हैं, ये बता दीजिए ओवैसी जी कहाँ थे? हैदराबाद में थे, उत्तर प्रदेश में थे, दिल्ली में थे, कहाँ थे? हैदराबाद में थे। हैदराबाद में थे, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद की? खुद ही अपने बातों में फंस रहे हैं सर आप। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, हमारे हर जिले के संगठन के लोग, सब लोग फील्ड पर थे, हर गरीबों के घर पर जाकर राशन हम लोगों ने बांटा है। हाँ। ओवैसी जी के यहाँ पर होना क्या अखिलेश यादव कोई फोटो पॉलिसी तो नहीं है कि 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया, फोटो खींच लिया, फोटो पॉलिसी के तहत आपने मदद कर दी, ऐसा कुछ था? देखिए साहब, हम लोगों का ये सब काम नहीं फोटो खिंचाने वाला। हाँ। फोटो खिंचाने वाले तो प्रचार मंत्री बहुत से पहला करते हैं। हाँ। हम लोग काम करने पर भरोसा रखते हैं, प्रचार पे आप भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोग प्रचार नहीं, हम लोग काम पर भरोसा रखते हैं और काम की बुनियाद पर। तो फिर पोस्टर्स बैनर्स क्यों बनवाते हैं? हटवा दीजिए ना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जितने लगे। लखनऊ में तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे एमआईएम के पोस्टर लगे हैं, लेकिन हमने किसको राशन बांटा, किसकी मदद की, इसके पोस्टर नहीं लगे। मैं वालिम खान जी के पास जाऊंगी। वालिम खान जी, जितनी बातें कह रहे हैं सर, समझ आ रही है क्या कुछ? कि कह रहे हैं कि ओवैसी जी हैदराबाद में थे, उसके बाद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद नहीं करी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दे नहीं पता है। देखिए ओवैसी कहाँ थे कहाँ नहीं थे इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ संजय सिंह जी कहाँ थे, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय संजय सिंह जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है या कम भी है, सारे जगह कोविड जब चल रहा था तो जो सामग्री थी, राहत सामग्री, लोगों के घर खाना पहुंचाना या किसी के घर मेडिसिन पहुंचाना या किसी को हॉस्पिटल ले जाना, ये काम कर रहे थे। और हमारी पार्टी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग्स लगाए गए थे कि इस नंबर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे खाद्य सामग्री से संबंधित हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। दिक्कत यही है ना सर, दिक्कत यही है ना सबसे बड़ी, सभी पार्टियों ने किया कोविड के टाइम पे, फिर जो स्थितियां ग्राउंड जीरो पर थी वो इतनी बुरी क्यों थी? सर वो तो शासन और प्रशासन पे आपको पूछना चाहिए ना। सर हॉस्पिटल हम लोग नहीं बना सकते ना, हम लोग तो राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं। जवाब आप ही दे सकते हैं इसका, बताइए सर, क्योंकि ओवैसी सीधे सीधे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो गायब थे कोरोना काल में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम लोगों ने क्या किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या किया, हमारे सरकार ने क्या किया, आप किसी पब्लिक से ओपिनियन लेके बता सकती हैं। हमारा पूरा कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए कोरोना में, काम करते करते कोरोना हो गया था। ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी किसी की? वो आपदा थी, आपदा को कोई रोक पाना किसी के बस में नहीं होता है। रोकने की बात नहीं कर रहे हैं सर, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई थी? नहीं, ऑक्सीजन की कमी सदन के अंदर क्या कुछ कहा गया? निसंदेह कमी थी,
क्योंकि आपदा आई थी, अचानक आई थी, किसी को पता नहीं था। आपदा किसी के बस में नहीं है सर, मैं आपसे आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से क्या किसी की मौत हुई थी प्रदेश के अंदर? नहीं, बिल्कुल, जब ऑक्सीजन की कमी थी उस समय तो बिल्कुल हुई होगी। सदन के अंदर आपके नेता क्या कहते हैं? नहीं, सदन के नेता स्वीकार करते हैं, आपदा आई थी तो आप स्वीकार करिए ना, आप स्वीकार करिए, फिर कोई फॉल्ट नहीं है सर। नहीं, आप स्वीकार करने की क्षमता तो रखिए कम से कम ना सर। और बाकी राशन की बात नहीं, मेरे कार्यकर्ता एक सुनील जी, मुझे लगता है आप सवाल नहीं समझ पाए। सवाल ये था कि जो रिपोर्ट गई थी सदन के अंदर, उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी शख्स की ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। नहीं हुई है का मतलब नहीं हुई है ऑक्सीजन से, आप समझ रहे हैं? जबकि आप यहाँ पर खड़े होकर रिपब्लिक भारत के मंच पर ये कह रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन से मौत हुई थी। नहीं, समस्या तो थी, ऑक्सीजन की सिलेंडरों की समस्या थी, क्योंकि आपदा तो थी, इसलिए समस्या या थी। तो सरकार झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। बता दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। सर देखिए, ये मंच जो है जनता की बातों का है। सरकार झूठ बोल रही, जो सच्चाई वो हम स्वीकार सर, पूरा देश आपको देख रहा है आज, पूरा देश आपको देख रहा है। और वाकई कोरोना काल के दौरान जो स्थितियां थी वो बहुत भयावह थी। उस भयावह स्थिति के बाद अगर आपके नेता सदन के अंदर आकर ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, इन सवालों से आप नहीं बच पाएंगे। मुझे लगता है प्रहलाद पटेल के पास इसके ज्यादा जो है जवाब होगा। प्रहलाद पटेल जी, जितनी बातें मुझे लग रहा है जो सवाल मैंने पूछे सर के पास जवाब नहीं है। या तो सरकार झूठ बोल रही है या सर झूठ बोल रहे हैं या आंकड़े गलत हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप पूरा देश देख रहा है। जब ये आपदा आई थी उससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि देश आपदा से गुजरने वाला है, लेकिन ट्रंप नमस्ते का प्रोग्राम नहीं रोक सके ये लोग, चुनाव नहीं रोक सके ये लोग, तो ये आपदा क्या रोक सकते हैं? ठीक है सर, चुनाव तो चुनाव आयोग डिसाइड करता है। ये बता दीजिए जरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कहा थे, ठीक है, मैंने तो सवाल पूछा ना, ये भी बताइएगा साथ में कि आपके नेता कहाँ थे। एक सवाल और आपने क्या चुनाव को टालने को लेकर, सब जवाब देंगे। आपकी पार्टी ने चुनाव टालने को लेकर कोई एप्लीकेशन या फिर चुनाव आयोग से बात भी की? 2 सवाल जी। आपकी पार्टी ने चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग से कोई सिफारिश की? नहीं सिफारिश की, नहीं, ये हाईकमान का काम है। सारे दलों की सहमति से चुनाव होते हैं, सारे दलों। आपकी भी तो सहमति कहीं ना कहीं होगी, राष्ट्रीय पार्टी है आप। नहीं, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। जो भी उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम पालन करेंगे। अच्छा साहब, शायद सर आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से सुनी नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सभी राजनीतिक दलों से हमारी बैठक हुई, सभी राजनीतिक दलों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें सभी ने सहमति जताई है कि देखिए चुनाव होने चाहिए, चाहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन अच्छे से होने चाहिए। ये सवाल था। बात कह दी गई देखिए, आज भी हमारी कांग्रेस की भी सहमति उसमें होगी ना। हम लोग कोरोना को प्रायोरिटी देंगे, मतलब कोरोना से हमें निपटना है। जान है तो जहान है, हमारा हर नेता बोलता है। लेकिन पिछली बार जो भी घटनाएं घटी उसमें हमारे नेतृत्व ने तमाम बसें लगाई आवासीय मूल प्रवासी लोगों के लिए। हम लोगों ने हर एक दिल्ली से 300 किलोमीटर को जब ये चेक किया गया कि कौन कौन सी बसें, तो उसमें ऑटो और टेम्पो भी थे। नहीं, ये सरकार। सर मुझे एक बात बताइए, हमने सोनू सूद की बसें देखी थी, हमने कांग्रेस की बसें तो देखी नहीं। कहाँ थी सोनू सूद की बसें? हमने जरूर देखी थी, कांग्रेस की बसें तो हमें दिखी नहीं। कहाँ थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? बताइए। अरे कहाँ थे? कहाँ थे? जनता इटली गए थे, कहाँ थे? ये बताइए कहाँ थे? आपके जब बसों के नंबर को चेक किया गया आरटीओ के माध्यम से, तो वो टेम्पो, ऑटो, ये सारी चीजें थी जिनको आपने बस का रजिस्ट्रेशन करके दिया था, पूरी लिस्ट। जवाब दे दीजिए, मैं आपको वक्त देती हूँ, मैं आपको पूरे 2 मिनट का वक्त दूंगी सर, सबसे ज्यादा वक्त देती हूँ। ये बता दीजिए राहुल गांधी कहाँ थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी? क्योंकि कोविड काल में हमने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों पर देखा था, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की सड़कों पर देखा था, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कहाँ थे? मैडम, उनके दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली के चारों तरफ हमारे पूरे कैंप लगे। सेनापति जब सड़क पर उतरता है ना सर, तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं, आप अगर नेतृत्व करते हैं किसी चीज का, तो आपको सड़कों पर होना चाहिए। अरे प्रियंका गांधी जी ने कोरोना किटें बांटी गांव-गांव जाकर के, आप सर्वे कर लीजिए, हमारी किटें बांटी गांव-गांव जाकर के बांटी, कोरोना किटें जाकर बांटी गाँव। मैं जाना चाहूंगा, बहन जी कहाँ थी? जी बीएसपी, सवाल हमारा बीएसपी से। बहन जी उस वक्त कहाँ थी? बहन जी को जहाँ रहना चाहिए वहाँ थी, लखनऊ थी। और बहन जी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ पे आप इतने लोग खड़े हुए हैं, लखीमपुर में पूछ लीजिए, हमारी पार्टी के माननीय मोहन वाजपेयी जी ने कम से कम हजारों सिलेंडर उत्तराखंड से ला करके ऑक्सीजन यहाँ पर बंटवाए। मोहन जी को तो पार्टी से निकाल दिए है ना। नहीं, पार्टी से निकाल दिए गए। मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ, जब पार्टी में थे, मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ।
मुझे ये बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है गन्ना किसानों के भुगतान का। गन्ना किसानों के भुगतान का जो मामला है, जब बसपा की सरकार थी, अगर सबसे ज्यादा गन्ना का रेट बढ़ाया तो माननीय बहन जी ने बढ़ाया। आज तक ये विपक्ष की सरकारें या सत्ता पक्ष की सरकारें ये कहती हैं कि जब सरकार हमारी बनती है तो कहते हैं 500 का रेट होना चाहिए, लेकिन जब बसपा की सरकार थी एकदम 60 रुपया मूल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था और मिल वालों पर भुगतान के संबंध में FIR का आदेश हुआ था। जाइए सर, लखीमपुर के चप्पा चप्पा हम घूम के आए हैं, वहाँ पे जब आप किसानों से बात करेंगे ना, वो कहते हैं कि गन्ना किसान जो है वो परेशान है, वो कहते हैं किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मुझे लगता है मैं इसी सवाल के साथ शशांक जी के पास जाऊंगी। शशांक जी, किसान बेहद परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है गन्ना किसानों के भुगतान का। यहाँ पर 2003 और 2007 में हमारी सरकार थी, 3 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर खुली, खंबार खेड़ा की, गुलरिया की और कुंभी की। ये तीनों फैक्ट्री 2003 से 2007 के बीच की हैं। यही वो जनपद है जहाँ पर माननीय मोदी जी ने कहा था सबसे पहली बार कि खीरी एक चीनी का कटोरा है और 14 दिन के अंदर हम भुगतान करा के देंगे। आज की तारीख में 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना का भुगतान बाकी है यहाँ पर, और जो अभी भी जो सबसे ज़्यादा उसमें करीब 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा केवल जिला खीरी में है। क्यों? एक तो बजाज ग्रुप, उसका पेमेंट पूरा बाकी है, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर की 2 जो फैक्ट्री है, एक है आपके बिलाया की, एक संपूर्ण नगर की, इन दोनों फैक्ट्रीज का पैसा कुल मिला के 600-700 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा बाकी है गन्ना भुगतान का। और जहां तक समाजवादी पार्टी के लिए कहा गया कि काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जनता की नाराजगी होती है, वो बोलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमारे बसपा के साथी ने कहा, उनके 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 65 रुपए का रेट बढ़ा था पूरे 5 साल में, और 55 रुपए का रेट हम लोगों ने बढ़ाया था अपने 5 साल में। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, 325 रुपए का रेट हम छोड़ के जाते हैं। सर प्लीज माइक पास में रख के बोलिए। और आज की तारीख में जब चुनाव का वर्ष आ रहा है 4 साल बाद, तब जाके आपने 25 सर मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीकेयू के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सपा गठबंधन को समर्थन देंगे, और कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया था। हालांकि राकेश टिकैत ने उसके बाद कह दिया कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सब अफवाह है। लेकिन आज नरेश टिकैत की मुलाकात होती है संजीव बालियान से, आपको लग रहा है कि सर देखिए पाला बदलने का सिलसिला जो है यहाँ पर भी जारी है? देखिए, चुनाव हमेशा मुद्दों पर होता है और जन भावना पे होता है। किसानों का मुद्दा अपनी जगह पर है। आप ये कहें कि बालियान साहब के आने से, शशांक यादव के आने से या नरेश टिकैत जी के आने से किसानों की समस्याओं पे अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। आपके साथ हैं? पक्का किसान आपके साथ है? ठीक है सर, जवाब दीजिए जरा। सर कह रहे किसान आपके साथ है? हमारी सरकार और हमारी पार्टी किसानों का सम्मान करती है, इसीलिए किसान सम्मानित देने का कार्य किया है। और 10 मार्च को जो चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो किसान किसके साथ है, नौजवान किसके साथ है, पूरी जनता किसके साथ है, उसका जवाब मिल जाएगा। सुनील जी, गन्ना भुगतान को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि जहां तक मैं सही हूं कि गोला के पास कोई चीनी मिल है, वहां पर किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं भुगतान को लेकर। जो बजाज शुगर मिल है, बजाज ग्रुप की, उनमें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पैसा लगा हुआ है, इसलिए जनता को और सरकार को परेशान करने के लिए सिर्फ पेमेंट नहीं हो रहा। आप समाजवादी पार्टी तक क्यों पहुंच रहे हैं? सवाल आपसे है सर मेरा। जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? शीर्ष नेतृत्व का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए वो जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना, पेमेंट होनी चाहिए सर। देखिए, यहाँ पर में अगर किसान गन्ना मिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पेमेंट उनकी होनी चाहिए ना सर। पैसा किसी का लगा, उससे क्या सरकार सजग है? सत्ता में तो आप है ना सर, सरकार सजग है। पेमेंट क्यों नहीं हुआ? करा भी रही है तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ सर? विनय भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा। एक आपने हमारे जिम्मेदार पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बड़ी गंभीर बात कही है कि बजाज शुगर फैक्ट्री में समाजवादी पार्टी के नेताओं का पैसा लगा हुआ है, और ये पूरा देश देख रहा है इसको। शीर्ष नेताओं का पैसा लगा, पूरा देश जानता भी है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपका चैनल भी बहुत रिपब्लिक चैनल, एक देश का माना हुआ चैनल है, वहां पर हमारे जिम्मेदार साथी ने नाम लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि वो नाम बताए, तो ये ऐसी चीज। नाम बताइए सर, सच बात है। नाम नहीं बताएं, बता दिया शीर्ष नेतृत्व का पैसा लगा हुआ है, नाम बताना जरूरी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, जनता सब जानती है। अब जनता है तो जानती है। नाम बता दीजिए, पूरा देश आपको देख रहा है सर। रिपब्लिक भारत की जनता सब जानती है, पूरा देश आपको देख रहा है, जनता सब जानती है। आप बताइए ना, जनता भोली है सर, जनता भोली है। बता दिया, इशारा कर दिया।
हमने इशारा अच्छा कर ये दिया। बता दीजिए ना, इशारा किसकी तरफ किया, मैं यही जान लूं। नहीं, अरे नाम नहीं बताएंगे सर, ये कौन सी नाम बात नहीं है? बताएंगे, शीट देते का पैसा लगा हुआ है, इससे पूरी अच्छा पब्लिक मंच जानती आपको है, कोई पूरा नहीं किसान मिल सकता जानता है सर। इससे अच्छा मंच आपको कोई नहीं मिल सकता है। नाम बता दीजिए और ये नहीं, बता मंच दीजिए मिलते कि रहते हैं भुगतान क्यों नहीं हुआ। लगातार, मंच लगातार मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, नाम- सभी मंच अच्छे हैं। चलिए छोड़िए विनय इसी भाई, मंच पर शुरुआत कोई कर बात दीजिए, नाम नहीं। बता दीजिए आप। चलिए नाम मत बताइए, बताइए भुगतान क्यों नहीं हुआ। हमने बता तो दिया, कारण बता तो दिया, पेमेंट सरकार को तो बदनाम आपकी है ना करने सर, के लिए, जनता को सरकार परेशान आपकी है करने ना। के लिए। ऑटो विधायक आपके जीतते हैं यहाँ से, पेमेंट किसानों का नहीं होगा तो हम सवाल आपसे पूछेंगे ना सर। सुनील जी, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, एक सेकंड। या तो आप एंकर्स के सवालों को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। जवाब तो दे रहे नहीं, हैं। कोरोना को लेकर मैंने सवाल पूछा, आपकी चुप्पी। दूसरा हमने बताया। किसानों को लेकर, अरे आप सर मोल्ड कर गए कैसे सर, नहीं? आप दूसरा मोल्ड कर गए। किसानों को लेकर मैंने सवाल पूछा, उसमें आप हमने जवाब चुप्पी तो दे साधे दिया। हुए हैं। अरे तो नाम ले लीजिए ना, नहीं, किस नाम बात नहीं का लेते डर है? हैं, नाम नहीं ले हाईकमान रहे। का डर हमने है, बता दिया कि टिकट शीट कटने देते का का पैसा डर है, लगा किस हुआ है। बात का डर है? ये बता नहीं, दीजिए, नहीं, किस नहीं। बात का डर है आपको? किसी बात का डर टिकट नहीं है, कटने का डर किसी है। बात का डर नहीं है। अरे तो नाम लीजिए ना, नहीं, नाम नहीं लीजिए लेते। ना। नाम नहीं या कल को लेते। आप भी समाजवादी में जाने वाले हैं। नहीं, नाम लेने से सर क्यों डर रहे हैं? नहीं, वालिम खान जी, शशांक जी। वालिम खान जी बताइए, नाम लेने से सर इतना क्यों डर रहे हैं? अगर पता है तो। अब ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, मैं तो तनवीर- सर आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि अगर कुछ तो वजह होंगी ना कि आखिर इतनी घबराहट, और जाहिर सी बात है आप उत्तर प्रदेश के देखिए, अंदर अगर मौजूद हैं, नाम गन्ना उनको- किसानों को नाम लेकर- अगर सर, उनको मास्क- मालूम सर, मास्क होता- प्लीज, मास्क मास्क प्लीज। लगा लिए सर प्लीज। नाम अगर उनको मालूम होता तो नाम बताने में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मुझको मालूम है किसी पार्टी का नेता गलत काम में इन्वॉल्व है तो मैं नाम लूंगा उसका कि वो आदमी इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि हवाई आरोप लगा रहे हैं। हवाई आरोप अगर इनको नहीं मालूम है तो कहना नहीं चाहिए था, मालूम है तो। शोएब गाजी जी, Open debate आपका है। क्या कहना है? गन्ना किसानों की मैं बात करूं, बहुत बड़ा मुद्दा है लखीमपुर के लिए। आप इसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे भी, या फिर सिर्फ धर्म, मुस्लिम, उनको उनका हक नहीं मिला, बस यही बातें करेंगे? जी, अगर हम धर्म मुस्लिम की बात अगर करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी करिए चाहिए। करिए, लेकिन गन्ना का मुद्दा डालेंगे सर अपने मैनिफेस्टो में। जी, गन्ना का मुद्दा भी और हमारे क्या क्या मैनिफेस्टो मुद्दे में आप डालेंगे इससे अपने पहले मैनिफेस्टो में? गन्ने का मुद्दा हमारे लिए। लखीमपुर की जनता आपको सुन रही है सर, और आपसे पूछेगी भी बाद में। जी बिल्कुल बताइए पूछेगी। गन्ना किसानों को जो पेमेंट नहीं होता है, गन्ना किसान आपका आत्महत्या कर रहा है। पूरे लखीमपुर जिले के अंदर 700 किसान प्लीज माइक को आंदोलन में पास मर गए। करके बोलिए, जनता आपकी बात जो घर पे बैठी है, टीवी पे देख रही है आपको, वो समझना चाहती है कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माइक को पास लेकर बोलिए। आप लोग मास्क जो है प्रॉपर्ली लगाइए। बोलिए सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हैदराबाद में है। देखिए, पहली बात तो ये हैदराबाद, है आप फिर पहुंच गए हैदराबाद। आप यूपी में रहिए ना सर, जी, हम लखीमपुर यूपी में में रहिए ही ना हैं। सर, गन्ने के यूपी में पेमेंट ही पर हैं। रहिए ना सर। गन्ना का पेमेंट जो भाजपा सरकार ने जो किसानों पर जुल्म किया हुआ है, 700 किसान शहीद हो गए हमारे किसान आंदोलन के अंदर, किसी गन्ना पेमेंट नहीं होता है, सालों सालों बीत जाते हैं। अरे तो यही तो मेरा यही सवाल है सवाल ना आपसे सर, है। आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? हमारा जब सरकार आएगा हाँ। तो गन्ना का पेमेंट सबसे अरे पहले दिया तो जाएगा। सरकार आने के बाद मैनिफेस्टो जारी होता है या सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो जारी होता है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टो की लिस्ट में किसानों का नाम है या सिर्फ मुसलमानों का है? किसान, मुसलमान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबका नाम हमारे हिंदू कहाँ गए? हिंदू कहाँ गए सर? हिंदू दलित, हिंदू कहाँ गए भी तो आप आती बताइए। हैं। हिंदू भी हैं हमारे आत्मा। अरे सर, नाम ही नहीं लिया आपने फिर। नाप नहीं लिया, आपको बताना कुछ पड़ गया बातें इसके बताई लिए। नहीं जाती, महसूस की जाती इसके हैं। लिए आपको बताना पड़ गया सर। आपकी बातें सर मन से बहुत महसूस होती है ओवैसी जी के मुंह से। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे लीडर पूरे हिंदुस्तान के इस वक्त बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छे लीडर हैं फिर हमारे लीडर। एक ही मेजोरिटी की बात क्यों की जाती है मंचों से? आप सबका साथ सबका विकास के साथ चलिए ना। पूरा देश हमारा है, आप एक देश को बांट नहीं सकते हैं दो वर्गों में। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास असल में करने का काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ ये लोग मुंह ज़बानी बोलते हैं, हम लोग असल में करने का काम करते हैं। सबका साथ सबका सुनील विकास। जी से इसका उत्तर ले लेते हैं। सबका साथ सबका विकास पर आपके हमला बोला है, आपका जो सबसे प्रबल नारा है। अभी हाँ। आप बता रहे थे कि हिंदू उनके एजेंडे में ही नहीं है। देख लिए किसका साथ करते हैं, किसका विकास की बात करते हैं। हम लोग जरूर करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। मैं सर, मैं आपके आपसे मैनिफेस्टो में मुसलमान भी तो नहीं है। जवाब सभी दीजिए। हैं। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। ठीक है सर, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हमारी कोई भी योजना हो, कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबको समान रूप से वो किया गया है। कितने आप मुसलमानों को दिखाई टिकट पड़ता है, दीजिएगा? 12 करोड़ लोगों को, शोएब जी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जरूर। इसलिए 12 करोड़ लोगों को जो राशन मिला, आवास, सबको मिला, वैक्सीन गैस लगी, कनेक्शन दिए सबको गए, लगी। सभी को फिर दिया आप गया इतना है। बड़ा आरोप आप बता किस दीजिए ये बिहाफ भी पे लगा भेदभाव रहे हुआ हो हैं? तो। आप किस बिहाफ पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे? राशन मिला, वैक्सीन वैक्सीन सबको मिली, लगी, इतना बहुत बड़ा आरोप आपने सरकार का लगाया। काम है वो तो करना, वो आपने तो करेगी ही आरोप फिर आपने करेगी। बहुत बड़ा लगाया ना। कितने मुसलमानों को टिकट दीजिएगा आप ये बताएं, भाजपा के अभी ये- प्रवक्ता इसका साहब। आप बताइए, आप कितने
कितने हिंदुओं को टिकट देंगे सर? हम हिंदुओं रिपब्लिक के को- मंच से बताइए कितने हिंदुओं को टिकट देंगे? हम 100 प्रत्याशियों में से 45 हिंदुओं को टिकट देंगे। 45 हिंदुओं 100 को में से देंगे। 45 सोच हिंदुओं को लीजिए टिकट आप सर, आप देंगे। रिपब्लिक बिल्कुल। भारत के मंच पर खड़े होकर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कल को हाईकमान से आपके पास लेटर आ जाए। नहीं, कोई ध्यान लेटर नहीं रखिएगा। आएगा। हमारी कह रहे हैं आप ये कि 100 में से 45 को देंगे टिकट, हिंदुओं को वो भी। 70 हिंदुओं ने आवेदन किया हुआ है हमारे तो पार्टी सवाल में। आपसे फिर पूछेंगे और- हम जब जी। लिस्ट आपकी आएगी 100 और 45 वाली जो आपने बताई है। जी सर। यकीन मानिए रिपब्लिक भारत आपके पास पहुंचेगा जरूर, आपसे पूछेगा जी कि सर। 100 में से 45 नाम आप बताइए जिनको जिसमें आपने हिंदुओं को टिकट दिए हों। जी बिल्कुल आएगा। हमारे जिले में अब तक 5 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 2 हिंदू भाइयों ने हमारे टिकट के लिए आवेदन किया है। एक गोला से सिद्धार्थ शुक्ला साहब ने और धौरारा से बब्बू रस्तोगी साहब ने किया हुआ है, और 3 जो आवेदन हुए हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। तो हिंदू समाज के आवेदन हमारे पास आ रहे ठीक है, हैं, मैं तो हिंदू तनवीर को टिकट हाजिर ही जी हम के पास देंगे। जाती हूँ। तनवीर हाजिर जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कोई भी जिक्र जो है गन्ना किसानों के बारे में ना बीजेपी बता पा रही है, ना समाजवादी बता पा रहे कि आखिर क्या किया, ना कोविड का मुद्दा बता पा रहे, ना ये बता पा रहे कि सड़कों का हाल क्या है, स्वास्थ्य देखिए, का हाल क्या है, ऐसा या है लखीमपुर मैडम। की जनता का क्या हाल होगा। मैं प्रत्याशी और ये जो नेता यहाँ पर खड़े हैं उनको देखकर समझ सकती हूँ। माननीय सत्ता पक्ष के हमारे सुनील भाई अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं। मैं इनसे यहाँ पे सत्ता पक्ष के 2 विधायक माननीय अरविंद गिरी जी 3 बार गन्ना भुगतान को लेकर के डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। अभी रोमी साहनी जी रो करके फेसबुक में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे किसान मर रहे हैं, इनका गन्ना भुगतान करा दीजिए। हमारी बीएसपी सरकार में लाइन ऑर्डर ऐसा होता था कि अधिकारी 14 दिन के अंदर भुगतान कर देते माइक थे। को पास रखिए, हमारे माइक। हमारे यहाँ विकास के नाम पर, लाइन ऑर्डर के नाम पर बसपा पहचानी जाती है और उसी के नाम पर बसपा को वोट मिलता है। हमारा कार्यकर्ता साइलेंट कार्यकर्ता, ये तो आने वाली तीत में जब चुनाव आएगा। प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो हम आपका मेंटेन करवा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है। और शुरुआत में करना चाहूंगा शुएब गाजी जी आप ही से, किन मुद्दों को लेकर आप लखीमपुर की खीरी की जनता के पास जाएंगे? आपके मुद्दे क्या कुछ होंगे? 30 सेकंड में बताइए, सिर्फ मुद्दे। हमारा पहला मुद्दा है लखीमपुर खीरी का विकास और कस्बा खीरी में एक डिग्री कॉलेज को देना। आपके पास मैं आना चाहूंगा आम आदमी पार्टी का क्या कुछ मुद्दा रहेगा? देखिए, हम लोगों ने जो दिल्ली में काम किया है वो देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमारी पार्टी को प्रमुखता से चुनती है तो हम लोग जैसा दिल्ली में काम करके आए हैं वही काम उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे। पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश में सुधारवादी आंदोलन चलाएंगे। आप शासन और प्रशासन कैसा काम करता है आप लोग सब देखेंगे। ठीक है शशांक जी, इस बार आपका मैनिफेस्टो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कह रहे हैं कांटे की टक्कर तो बीजेपी और समाजवादी में ही है। देखिए जो पार्टी का एजेंडा है वो 2-3 दिन में आना है, तो मैं अभी उस पर नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अपने जिले की बात आपसे कर सकता हूँ। इस जनपद में हम सबसे पहले एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेके आए थे, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे बनाया। हमारा पहला एजेंडा होगा, हम उसको यहाँ पे डिग्री, एक यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर जा चुका है, तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाएंगे। हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि मेरे जनपद का बेरोजगार कंप्लीटली जो है, मैंने बताया 17, 18, 19 से कोई भर्ती नहीं निकल रही है। ठीक है और शशांक, एक मिनट सर समय की थोड़ी सी एक कमी है, मिनट कम केवल शब्दों में सर। टूरिज्म को लेकर यहाँ पर एक बढ़ावा देंगे ठीक है, लड़कों के लिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सुनील जी। सुनील जी। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करेंगे, कानून व्यवस्था हमारी अच्छी और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे और बाहर से जिले को मुक्त मिलाएंगे। सर तनवीर जी, कोविड पे आप जवाब नहीं दे तनवीर जी, पाते, कम शब्दों में, स्वास्थ्य सेवाओं की आप कम बात शब्दों कर में, रहे हैं। ये तनवीर थोड़ी जी, अजीब बात हो मेडिकल जाती है कॉलेज सर। बनना है, आप मुझे बार-बार बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। तनवीर जी, कम शब्दों में क्या मुद्दे आप लेके जाएंगे लखीमपुर खीरी की जनता के पास? सीधे से बीएसपी का यही है। बीएसपी में बहन जी का जो पैगाम है, बहन जी का पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, ठीक है। चाहे लाइन ऑर्डर के मामले हो चाहे विकास के ठीक मामले है में। सर, अपनी बात कही, अपनी बात। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जी। किसानों के मुद्दे को लेकर के चली है कि हम कर्जा माफ करेंगे सरकार बनते ही, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम गन्ना 400 में लेंगे, ठीक है सर, हम धान और गेहूं ठीक है सर। 2500 में लेंगे। माफी के साथ आपको रोक रहे हो सर, क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में हम मौजूद थे, तमाम नेताओं की आपने बात सुनी। हालांकि जिस दिन अब वोटिंग वाला दिन होगा, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन जो है 10 मार्च को अपनी सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जिस दिन वोटिंग का दिन होगा, अपने घर से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। अनुपम, वाकई इन तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की और ये बताया कि क्या क्या वो मुद्दे होंगे जो लेकर वो जनता के पास जाएंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी की जनता किसके मुद्दे पर मुहर लगाएगी, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। आप बने रहिएगा रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि कू ऐप और रिपब्लिक भारत की बस का अगला पड़ाव लगातार जारी रहेगा और कोशिश यह रहेगी आम जनता की आवाज इन नुमाइंदों तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर।